आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कुछ अपडेट लेकर। और खास तौर से हमारे आज खास मेहमान ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। बात यह है कि आखिर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई साहब का बार बार सवाल उठ रहा है। 12 सेकंड का एक वीडियो जारी किया गया है ये दावा करते हुए कि वो खैरियत से हैं। नंबर 2 ये कि जिस जबान का इस्तेमाल अब तक अमेरिका करता रहा ईरान के ताल्लुक से, कि हम सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी तहज़ीब को ख़त्म कर देंगे। अब वही ज़बान ईरान ने इख्तियार की है। ईरान ने भी कहा संभल जाओ वरना तबाह कर देंगे, तुम्हें हम मिटा देंगे। ये ईरान की ज़बान है, तो जैसे को तैसा वाली ज़बान चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी ताकत ईरान को मिली कैसे? ईरान इतना ताकतवर कैसे होगा? क्या कभी अमेरिका ने सोचा भी होगा? लेकिन इन तमाम बहसों के बावजूद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत शुरू होगी? क्या ये जो खतरा मंडरा रहा है ये कम होगा? क्या गाजा पे जो हमले हो रहे हैं वो खत्म होंगे और वहां असर नौ तामीर होगी? क्या है पूरा मामला और कैसे इसे हल किया जाएगा? इन्हीं मौजू पे बात करेंगे आज हम ग्रुप कैप्टन साहब से। हमारे साथ वो मौजूद है, वॉर एक्सपर्ट है, मिलिट्री एक्सपर्ट है, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट है। इसके साथ ही साथ वो जियो पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जायजा लेंगे। कैप्टन साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। और सबसे पहले यही कि क्या लग रहा है आपको कि आखिर ये जो सिचुएशन है, फिर ईरान ने शर्तें रख दी हैं कि हमारे फ्रोजन मनी को आप जो है वो खत्म करो, पाबंदियां खत्म करो, जो स्टेट ऑफ होर्मुज पे आपने घिराव कर रखा है वो आपको करो, जो हमारी प्रॉक्सीज हैं चाहे हिजबुल्लाह हो, हूती हो, हमास हो, इन पे हमले बंद करो, तभी कोई बातचीत होगी। और अब अगर धमकी दी तो तुम्हें हम सबक सिखा देंगे। जी कैप्टन साहब। हाँ डॉक्टर रिजवी, क्या हो रहा है कि ईरान ने हमेशा से ही बातचीत के लिए पहल की थी और अभी भी ईरान बैकग्राउंड में इंटरलोक्यूटर्स के द्वारा, इंटरमीडिएटरीज के द्वारा बातचीत कर रहा है। सिर्फ दिक्कत ये आ रही है कि अमेरिका जो है वो धमकाने वाली भाषा में ईरान के साथ बात कर रहा है। ठीक है, कोई छोटा मोटा अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव इस तरह की घटिया धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल करे तो सही है, लेकिन कई बार तो डोनाल्ड ट्रंप खुद, मार्को रूबियो खुद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि ईरान तिलमिला जाता है। एक और बात जो दिक्कत की बात आ रही है वो ये आ रहा है कि अमेरिका में अभी भी कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप को गलत सलाह दे रहे हैं कि वो और बॉम्ब्स गिराकर ईरान को घुटने पे ला सकते हैं, जबकि ईरान कह रहा है कि अब तो कोई चारा ही नहीं बचा ईरान के पास। अब तो कोई चारा ही नहीं बचा अमेरिका के पास। और इसमें कोई शक नहीं है, बतौर मिलिट्री पर्सन मेरा जो अंदाजा है वो ये है कि ईरान के ऊपर जितने भी बॉम्ब्स अमेरिका गिरा सकता है, गिरा चुका है। इसके बाद अगर अमेरिका ईरान के ऊपर और बॉम्ब्स गिराएगा तो ठीक है, पहले जिन चीजों पर बॉम्ब गिरा चुका है दोबारा बॉम्ब गिराएगा, दो चार पुल तोड़ देगा। लेकिन इससे ईरान की जनता, ईरान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जानते हैं कि उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब इसलिए ईरान भी मजबूती से बात करने के मूड में आ गया है। तो जैसा कि आपने कहा कि वो अपने स्टेट जो एमओयू था, मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसकी पॉइंट्स को दोबारा मजबूती से बोल रहा है, रिपीट कर रहा है। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उन्हीं शर्तों के साथ ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन कैप्टन साहब इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कोई नजर नहीं आ रहा है कि मीडिएशन कौन करे, कौन सालसी करे, बातचीत के लिए कौन पहल करे। अब आप देखिए, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तुर्की का ताल्लुक है, सऊदी, इन्होंने एक ग्रुप बना करके और वो एक अलग सिचुएशन। कुल मिलाकर के मैं सिर्फ ये कि क्या लग रहा है कि कौन मीडिएशन कर सकता है? क्या कतर फिर आगे आएगा, वो पैगाम पहुंचाएगा, वो साथ बैठेगा? क्या क्या शक्ल है कैप्टन साहब?
हाँ, डॉक्टर रिजवी, जब से तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान ने एक अजीबोगरीब सा कुछ समझौता कर लिया है, तब से दुनिया में जितने एक्सपर्ट हैं वो आकलन लगा रहे हैं कि ये 3 देश ने जो हाथ मिलाया है, किसके खिलाफ हाथ मिलाया है? क्या ये इज़राइल के खिलाफ गुट है? क्या ये भारत के खिलाफ गुट है? या क्या ये ईरान के खिलाफ गुट है? तो अंदाजा ये है कि ये गुट जो है भारत के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इज़राइल के खिलाफ है। सबसे पहले तो इन तीनों देशों को ही, तुर्की को, सऊदी को और पाकिस्तान को, ईरान को भरोसा देना पड़ेगा कि ये जो तीनों देशों ने अजीब सा कुछ समझौता कर लिया है, ये ईरान के खिलाफ नहीं है और ये बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से इनको करना पड़ेगा। तुर्की को भी बताना पड़ेगा कि भाई तुर्की और ईरान दोस्त हैं। सऊदी को भी बताना पड़ेगा कि एमबीएस को खुद बोलना पड़ेगा कि पेजेश्कियन को, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, कि भाई सऊदी जो है वो ईरान का दोस्त था, दोस्त है और भविष्य में दोस्त बना रहेगा। और पाकिस्तान को तो दौड़ के बोलना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है हमेशा ईरान का दोस्त रहेगा, क्योंकि जिस दिन ईरान ने चाही वो तो पाकिस्तान का जुगुलर वेन दबा देगा। आप देखिए 5 महीने की जो लड़ाई हुई है 1 मार्च के बाद से, उसमें ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 5 या 6 देश हैं जिनके जहाजों को बिना रोक टोक के आने दिया है। भारत के जहाज, चीन के जहाज, रशिया के जहाज, नॉर्थ कोरिया। 5वां कौन? पाकिस्तान। तो अगर पाकिस्तान वाकई सऊदी और तुर्की के साथ मिलकर एक ईरान के विरोधी, वो ऐसा ना हो कि कहानी ऐसी दुनिया भर की पश्चिमी मीडिया दे रही है कि ये तीनों सुन्नी देश हैं, तुर्की है, सऊदी और पाकिस्तान, तो इन्होंने शिया देश ईरान के खिलाफ मोर्चेबंदी कर ली है। क्योंकि अगर ईरान को गुस्सा आया तो वो पाकिस्तान के जो जहाज हैं, जो आजकल खूब आराम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जा रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, ईरान ने 1 मिनट में उनकी आवाजाही बंद कर देनी है कि भाई अब से जो भी पाकिस्तानी जहाज जाएगा वो परमिशन लेके अंदर जाएगा, परमिशन लेके बाहर आएगा। बिना परमिशन के जाएगा तो रॉकेट दाग देंगे। हो सकता है ईरान ये भी बोले कि पाकिस्तान के जो शिप्स हैं वो इतना इतना टोल टैक्स या जो भी है दें अब से। एक चीज मैं बता दूं डॉक्टर रिजवी, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में तो पिछले 30 साल, 20 साल, 10 साल से गदर हो रहा है। बीएलए काम कर रही है, पाकिस्तान के रेंजर्स, उनको आर्मी भी पाकिस्तान की फेल हो रही है, उनको काबू में नहीं ले पा रहे, बलोच लिबरेशन आर्मी। अभी तक तो गनीमत ये है कि बलूचिस्तान के साथ जो ईरान का एरिया लगता है, सिस्तान प्रांत, अभी तक तो गनीमत यह है कि ईरान ने बलूच लिबरेशन आर्मी को कभी कोई सपोर्ट नहीं दी, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक या फाइनेंशियल या हथियार। तो ईरान, अगर पाकिस्तान एक गुट बनाता है तुर्की और सऊदी के साथ मिलकर, जिसका एंटी शिया कहें या एंटी ईरान रुख है, फिर तो ईरान ने भी कल परसों से ही बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़कों को फंडिंग शुरू कर देनी है, हथियार देना शुरू कर देना है, अम्यूनिशन देना शुरू कर देना है। और ईरान का जो सिस्तान है वहां पे भी काफी बड़ी तादाद में बलूच लोग रहते हैं। तो बीएलए के लड़ाकों के ऊपर जब भी पाकिस्तान की आर्मी हमला करती है तो उनको पीछे हटना पड़ता है, तो ईरान उनको अपने यहाँ पर सेंचुअरी देना शुरू कर देगा। जैसे टीटीपी के लड़ाके हैं, लेकिन उनको कैप्टन जब साहब, पाकिस्तान इसमें मैं इसलिए इसलिए शक शुबहत को दूर कर दूं क्योंकि कल ही जो है तुर्की के जो विदेश मंत्री हैं, वजीर खारजा हैं, उनका एक बयान आया कि ये जो महाज है वो ईरान के खिलाफ नहीं है। ईरान से हमसे कोई लेना देना नहीं है और ईरान से जैसे हमारे ताल्लुक थे वैसे ही थे, बस जो हम पे अटैक करेगा हम उसको जो है जवाब देंगे। और हम तीनों में से कोई एक, तो इस तरह की सफाई जो है वो तुर्की की तरफ से आ गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो शक जाहिर किया जा रहा था, या एक इसको सुन्नी फ्रंट और ईरान को शिया फ्रंट, ये मुझे लग रहा है कि एक वेस्टर्न वर्ल्ड की एक वो है। अब फिलहाल तो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कैप्टन साहब, ये ठीक है, ये नहीं हो रहा है, लेकिन अंसारुल्लाह लाहौती जो है
वो लगातार अभी अरामको पर भी ऐसी खबर है कि उसने अटैक किया है, फिर से हमला किया है। वो लगातार इनको ये कह रहा है कि साहब तुमने अगर हम पे अटैक किया, हमें निशाना बनाया तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसको किस तरह से देख रहे हैं? हालाँकि ईरान इसमें मीडिएशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या ये मसला हल होता दिखाई दे रहा है आपको? रिजवी साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि हाउती जो है वो ईरान के कंट्रोल में है। ईरान से ही फंडिंग होती है, ईरान ही उनको हथियार देता है, टेक्नोलॉजी देता है, लंबी दूरी की रॉकेट्स मिसाइल्स बनाने के लिए। इसमें ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही सक्सेसफुल उनका एक मिलिट्री पॉलिटिको एक्सटेंशन रहा है। ठीक है, दुनिया के हर देश को हक है कि वो दूसरे देश को इन्फ्लुएंस करे। दुनिया के हर देश को हक है कि दूसरे देश को परेशान करने के लिए वो वहां पर अपना एक आउटपोस्ट चलाए। ऐसा इसके पहले भी बहुत बार हो चुका है। रूस ने कोशिश की थी अ, अमेरिका के खिलाफ रॉकेट्स और मिसाइल्स क्यूबा में पोजीशन करने की। अमेरिका ने तो की ही है। अमेरिका ने तो रूस को घेरने के लिए अपनी रॉकेट्स और मिसाइल्स ताइवान, कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, यूरोप के सारे देश, सब जगह अमेरिका ने भी तैनाती की हुई है। तो हाउती क्या हमला बंद कर देंगे सऊदी के ऑयल इंस्टॉलेशंस पर? ये दारोमदार पूरा इस पर निर्भर करता है कि सऊदी क्या हाउती पर हमला नहीं करेगा अब के बाद। सऊदी ने पिछले हफ्ते जमीनी हमला किया, उनको हार का सामना ही करना पड़ा, वो सक्सीड नहीं हुए। सऊदी ने पिछले हफ्ते हवाई हमला किया, सना के आसपास भी हवाई हमला किया, लेकिन उसमें उनको कोई खास सक्सेसफुल यानी हौती को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। देखिए, हौती का एक बहुत बड़ा एडवांटेज समझ लीजिए, वो ये है कि सऊदी के खिलाफ जब वो जंग लड़ते हैं तो यमन तो इधर उधर बहुत बड़ा एरिया है। वो हौती इधर हैं, उधर हैं, इस पहाड़ के पीछे हैं, उस रेत के टीले के पीछे हैं। और हौती का ऐसा भी नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड शहर हो, ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल एरिया हो, जैसे हम कहते हैं ना कि फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया, ऐसा कुछ है नहीं। तो सऊदी किस पर हमला करेगा? उनको हमला करने के लिए कुछ है ही नहीं। और हौती के पास जो थोड़ी बहुत फौज है, मिसाइलें हैं, वो इधर उधर वो एक जगह रखते नहीं है। ये नहीं कि उनके पास अगर 20 मिसाइलें हैं तो उन 20 मिसाइलों को एक ही जगह रखा है। वो दो को इधर रखते हैं, दो को उधर रखते हैं, चार को 20 किलोमीटर उस तरफ रखते हैं। तो सऊदी हमले करके सक्सेसफुल नहीं हो सकता हौती के खिलाफ। जी। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं और बातचीत ही एक रास्ता है और मुझे लग रहा है कि ईरान उसमें मीडिएशन कर रहा है। लेकिन आखिर में कैप्टन साहब कि इज़राइल जो है, वो कहाँ अब स्टैंड कर रहा है? क्योंकि अमेरिका की देखिए हालत बहुत खराब है। अब बिल्कुल वहाँ से निकलना चाहता है किसी तरीके से इज़्ज़त बचा के। लेकिन इज़राइल की क्या पोज़ीशन होगी और इज़राइल में बेंजामिन नेतन्याहू का फिर क्या होगा इलेक्शन में? क्योंकि अगर ये शर्तें मान ली गई, जितनी शर्तें रखी हैं और ख़ास तौर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे जिस तरह से कब्ज़ा है और बाब-एल-मंडब पे भी हम कब्ज़ा समझते हैं कि हो ही गया है। और ये 2 मकामात पे कब्ज़े का मतलब ये है कि पूरा मिडल ईस्ट एक तरीके से ईरान के कंट्रोल में होगा। तो ये तो इज़राइल के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा और इज़राइल को हम कह सकते हैं कि उसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी ये। तो उसका क्या रिएक्शन हो रहा है? क्योंकि फिलहाल तो खामोशी ही नज़र आ रही। हाँ, डॉक्टर रिजवी, देखिए, इज़राइल को एक फ़ायदा तो है छोटा-सा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वो अपना कोई कच्चा तेल ख़ास लाता नहीं है या गैस। दूसरी बात है कि फ़िलहाल डोनाल्ड ट्रम्प ने नेतन्याहू को काबू में रखा है कि जब तक ओमान और ईरान की बातचीत पूरी नहीं हो जाती और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में उनका कैसे समझौता होता है ओमान और ईरान का, तब तक कोई बमबारी मत करो। नेतन्याहू इस चीज़ को समझते हैं। अ, नेतन्याहू इलेक्शन के लिए अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए एक नैरेटिव तैयार कर रहे हैं कि इज़राइल ने 1 मार्च से भयंकर 28 फरवरी से भयंकर हमला करके ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया। नेतन्याहू दूसरा नैरेटिव ये तय कर रहे हैं कि अभी भी इज़राइल जो है वो हिजबुल्लाह के ऊपर
लेबनान के ऊपर भयंकर हमले कर रहा है। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट नैरेटिव नेतन्याहू तैयार कर रहे हैं अपनी वोटर्स सपोर्ट बेस के लिए, खासतौर से न्यूट्रल लोग हैं, फेंस सीटर्स होते हैं ना, अनडिसाइडेड वोटर, उनके लिए, कि नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल अब ईरान के ऊपर अगला भयंकर हमला बहुत जल्दी करने वाला है, तो वोट नेतन्याहू को ही दीजिए, लिकुद पार्टी को ही दीजिए। जी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सिर्फ ये अपने आप को बचाने के लिए गज़ा पे हो, लेबनान पे हो या ईरान के बारे में कि हम इन पे बड़ा हमला करेंगे, लेकिन सबको अंदाज़ा है कि जब अमेरिका की हिम्मत नहीं हो रही है, अमेरिका पीछे हाथ खींच रहा है, तो इज़राइल कैसे करेगा जो अमेरिका के भरोसे है। सब इस चीज़ को समझ रहे हैं। बहरहाल ये सिचुएशन है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि बातचीत हो और कोई रास्ता निकले, क्योंकि इस जंग से पूरी दुनिया की सांसें रुकी हुई हैं और ख़ास तौर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ और बाब अल मंदब को लेकर के, तो उसका निज़ाम भी जैसा भी है, वो दुरुस्त होना चाहिए। फ़िलहाल जो है मैं कैप्टन साहब आपसे इजाज़त लूँगा और आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप जुड़े हमसे इस वक़्त और जो भी अपडेट थी उस पे बहुत बेहतर तरीके से आपने तज्ज़िया किया है। इंशाअल्लाह फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और फिर आपसे बातचीत करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद।